नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार तैयार है और प्रदेश की राजनीति फिर से नया आयाम गढ़ने को बेताब दिख रही है। जी हां, बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और अब ये साफ होता जा रहा है कि इस साल के आखिर तक बिहार एक बार फिर से वोट देने निकलेगा। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गई हैं। खबर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार भी 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से मिल रही जानकारियों के मुताबिक आयोग 3 चरणों में मतदान कराने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। खास बात यह है कि चुनाव की तारीख तय करते वक्त बिहार के 2 सबसे बड़े पर्व दिवाली और छठ का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि मतदाताओं की भागीदारी प्रभावित न हो। बिहार में पिछली बार यानी 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में करवाए गए थे और उसी फॉर्मूले को दोहराने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। चुनाव आयोग की टीम इसी जून महीने में बिहार का दौरा करने वाली है ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इस बार का चुनाव कई लिहाज से खास होने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया को नवंबर से पहले ही निपटा लेने की योजना बनाई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अक्टूबर तक पूरी कर ले जाएंगे, जिसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में नतीजों की घोषणा भी की जा सकती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अक्टूबर महीने में बिहार में 3 बड़े त्योहार दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के बीच चुनाव कराना प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही नजरिए से एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसलिए आयोग इस बार मतदान की तारीख तय करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि पर्वों की आस्था और उत्सव में खलल ना पड़े और वोटिंग प्रतिशत पर भी असर ना आए। यही वजह है कि 3 चरणों में चुनाव कराना इस बार फिर से सबसे व्यवहारिक विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल 2020 के चुनावों पर नजर डालें तो उस समय एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, वहीं महागठबंधन को 110 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि सीटों की संख्या के लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसे अकेले 75 सीटें मिली थीं। बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 49 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटों पर वो जीत दर्ज कर पाई। वामपंथी दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, जो कि सीमांचल क्षेत्र में उसका प्रभाव दर्शाता है। 2025 के चुनाव में फिर से वही चेहरे मैदान में होंगे, लेकिन समीकरण अब पूरी तरह बदल चुका है। एनडीए की ओर से एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। नीतीश कुमार साल 2005 से लेकर अब तक राज्य की सत्ता का सबसे स्थायी चेहरा रहे हैं। 2015 में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में वो फिर से एनडीए में लौट आए और 2020 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार भी बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कह रही है। हालांकि महागठबंधन के खेमे में अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर अंदरूनी सहमति नहीं बनती दिख रही, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान भी सामने नहीं आया जिससे साफ हो सके कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने को तैयार है। यही वजह है कि महागठबंधन अभी तक अपने नेतृत्व को लेकर एकजुट नहीं दिखता। वहीं इस बार चुनावी मैदान में एक नया चेहरा भी शामिल हो चुका है। वो चेहरा है प्रशांत किशोर। पीके ने अपनी पदयात्राओं और जनसंवाद के जरिए जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। अब बात करें चुनाव आयोग की तैयारियों की, तो आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुका है। बूथ लेवल ऑफिसरों यानी बीएलओ को पहचान पत्र दिए जा रहे हैं ताकि वो घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर सके। 18 साल से ऊपर के सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा आयोग इस बार एक इंटीग्रेटेड शेडबोर्ड की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें आयोग से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। चुनाव आयोग इस बार बीएलओ समेत तमाम चुनाव कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर आयोग पर जो आरोप लगे थे वो बिहार में न दोहराए जाएं, इसके लिए विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर को खत्म कर दिया गया है। वहीं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मृत्यु के आंकड़े लिंक किए गए हैं ताकि मृतक मतदाता के नाम सूची से हटाया जा सके। खबर है कि इस बार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग कई कदम उठाने जा रहा है। पहले जहां एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1500 वोटर होते थे, अब उसे घटाकर 1200 कर दिया गया है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय ना करनी पड़े और इतनी दूर वोट डालने न जाना पड़े। हाई राइज बिल्डिंग में भी पोलिंग बूथ बनाने की योजना है और मोबाइल जमा करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर विशेष व्यवस्था की जाएगी। वोटर स्लिप पर अब सीरियल और पार्ट नंबर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में छपे होंगे ताकि मतदाता को बूथ पर पहुंचकर सूची में अपना नाम ढूंढने की परेशानी ना हो। एक और बड़ी चुनौती है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चुनाव आयोग इस बार इस तकनीकी खतरे से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। जल्दी आयोग एक विशेष सेल बनाएगा जो AI से जुड़ी गलत सूचनाओं और फर्जी प्रचार सामग्री पर निगरानी रखेगा। राजनीतिक दलों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि अगर वो AI से बनी किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से AI जनरेटेड बताना अनिवार्य होगा। अब अगर बात करें इस चुनाव के मुद्दों की तो विपक्ष ने जिन 3 बातों को प्रमुख मुद्दा बनाया है वो बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास है। तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं। उनका दावा है कि जब वो 17 महीने सरकार में थे तो उन्होंने उतने ही लाख नौकरियां दी। 2020 के चुनाव में भी बेरोजगारी ही तेजस्वी का सबसे बड़ा एजेंडा था। इस बार भी वो इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार ये कहते रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। तीसरा मुद्दा है विकास, जिसे लेकर एनडीए अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान कर रही है। वहीं आरजेडी इन योजनाओं की जमीनी सच्चाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इन तमाम तथ्यों और तैयारियों को देखते हुए साफ है कि बिहार का ये चुनाव न सिर्फ चेहरों का टकराव होगा बल्कि मुद्दों का भी गहन मंथन कराएगा। एक और नीतीश कुमार है जिनके नाम पर विकास, स्थिरता और लंबा शासन रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं जो युवा हैं, आक्रामक हैं, नई पीढ़ी के मतदाताओं में प्रभाव रखते हैं। इस बीच चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जैसे चेहरे भी माहौल को और दिलचस्प बनाएंगे। ऐसे में अब इंतजार है तो सिर्फ चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा का, जिसके साथ ही बिहार की राजनीतिक जमीन और भी गर्म हो जाएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।